ओके, है ना। तो वी स्टार्ट विद द एसएचएम, है ना। ये आपका आ गया, है ना। तो एसएचएम जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम एक मोशन जो डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द पीरियोडिक मोशन। कि सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, है ना। कि वी कैन टॉक अबाउट द पीरियोडिक मोशन, कि भाई कौन सा मोशन जो होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन के बारे में हम जानते ही हैं कि है ना, कि जब भी हम पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे तो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा विच रिपीट इटसेल्फ। पेंडुलम। हाँ, इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, है ना। कि कोई भी मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। तो पीरियोडिक मोशन में अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो मोशन along the same path, along same path, है ना। कि भाई सेम पाथ में अगर टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है तो इस तरह के मोशन को वी कॉल इट एज ए ऑसिलेशन। तो सेकंड जो चीज आ गई बेसिकली आपका ये ऑसिलेशन आ गया, है ना। कि पीरियोडिक मोशन जो हो जाएगा अगर वो टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ है तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज ए ऑसिलेशन, है ना। कि पीरियोडिक मोशन में अगर टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ है तो दिस इज नोन एज ए ऑसिलेशन। लाइक किसी सिलेंडर एंड पिस्टन का मोशन होता है ना। कि आपका कोई पिस्टन है और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है पिस्टन, है ना। तो ये टू एंड फ्रो मोशन टाइप सेम पाथ में है तो इसको हम ऑसिलेशन बोलेंगे, है ना। और ऑसिलेशन में और एक कंडीशन आ जाए, है ना। कि ऑसिलेशन में इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एसएचएम, कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है अगर ये कंडीशन ऑफ एसएचएम फॉलो कर रहा है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। कंडीशन ऑफ एसएचएम अगर ये फॉलो कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या होती है दैट आई विल डिस्कस, है ना। तो सिंपल चीज है कि पीरियोडिक मोशन में अगर टू एंड फ्रो टाइप का है तो ऑसिलेशन हो जाएगा, और ऑसिलेशन में अगर कंडीशन ऑफ एसएचएम परफॉर्म हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज बेसिकली आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, है ना। कि दिस एसएचएम का जो फुल फॉर्म है दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर, हाँ बोलो। सर ऑसिलेशन एंड वाइब्रेटरी मोशन आर सेम। हाँ, स्मॉल एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। जब किसी भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है तो दैट इज नोन एज ए वाइब्रेशन, है ना। वाइब्रेशन का मतलब हो जाएगा स्मॉल, अगर ऑसिलेशन का जो स्मॉल एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन इज नोन एज ए वाइब्रेशन। तो ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन सेम चीजें, है ना। तो ये चीजें तो आप देखो कि कोई भी अगर एसएचएम है तो वो ऑसिलेटरी तो होगा ही, और ऑब्वियसली बात है ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक भी होगा। तो एवरी एसएचएम इज ए ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एसएचएम, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट एसएचएम। उसके लिए ऑफ एसएचएम क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। पीरियोडिक मोशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एसएचएम है ना। नहीं, पीरियोडिक मोशन को पहले तो ऑसिलेटरी होना चाहिए भाई, ये कंडीशन है तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो ऑसिलेटरी होगा, है ना। कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। तो जस्ट आई विल राइट द डेफिनेशन, तो उससे आप समझ जाओगे, है ना। कि प्रॉपर एसएचएम की अगर हम डेफिनेशन देखें, है ना, तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि एसएचएम इज ए, है ना। बेटा आगे आगे अभी मत पूछो, क्योंकि जो आप आगे पूछने वाले होंगे ना वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अननेसेसरी आप मैसेज करोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। सर, हाँ बोलो। वो आपने लास्ट में जो एसएचएम लिखा है, मतलब वो क्यों लिखा है कहाँ पे? फ्लो चार्ट इसलिए में? लिखा है कि ऑसिलेशन अगर कंडीशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी वो मैसेज मोशन एसएचएम होगा। ओके सर। एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एसएचएम, है ना। तो हाँ। नहीं, मोशन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है,
उसके अलावा कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा देन ओनली दैट मोशन विल बी द एसएचएम। मैं अभी लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखेंगे ना तो यू विल गेट टू नो। तो जब ओके में सर। लिखेंगे तो हम लिखेंगे एसएचएम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना, विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, ऑसिलेटरी एज वेल। मतलब कोई भी एसएचएम है तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी तो होगा ही, विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, इन विच राइट restoring force, right, is directed towards the mean position, is directed towards mean position, mean position. The restoring force is directed towards the mean position and proportional to displacement from the mean position, displacement from mean position. ये आपका आ गया mean position। तो ये प्रॉपर आपके एसएचएम की डेफिनेशन है कि एसएचएम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, in which the restoring force is directed towards the mean position and proportional to displacement from the mean position, है ना। ये प्रॉपर आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, कि जस्ट आपने बोला कि एसएचएम इज स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज ऑसिलेटरी एज वेल, इन विच restoring force is directed towards the mean position and proportional to displacement from the mean position। तो जो कंडीशन ऑफ एसएचएम है वो ये चीज है, जो हम कंडीशन जिसकी बात कर रहे थे वो ये चीज है कि दिस इज योर कंडीशन ऑफ एसएचएम। कि पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी में अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये हो गया कि जिस फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन को वो रिस्टोर करेगा, है ना, कि जब डिस्प्लेस करोगे मीन पोजीशन से तो जिस फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन को रिस्टोर करेगा दैट इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करो यहाँ पे कोई इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है ना, कि इस तरह से कोई पार्टिकल क्या कर रहा है बेसिकली आपका ऑसिलेट कर रहा है ना, कि इस तरह से ऑसिलेशंस क्या कर रहा है बेसिकली आपका परफॉर्म कर रहा है टू एंड फ्रो टाइप का मोशन अलोंग द सेम पाथ। इस एक्सट्रीम को मैंने बोला है कि यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो ये प्लस ए हो जाएगा और यहाँ जो पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका माइनस ए हो जाएगा। ये जो चीज है इसकी जब ये यहाँ पे था तो दिस इज नोन एज ए मीन पोजिशन, मीन पोजीशन। कोई भी अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो किसी मीन पोजीशन के अबाउट होगा। मीन पोजीशन को ही कई बार हम अगर अच्छे से लिखें तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, कि जो पोजीशन होती है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है क्योंकि ऑसिलेशन हमेशा स्टेबल पोजीशन के अबाउट होता है। तो ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो कभी भी ये कहीं भी होगा, सपोज ये यहाँ पहुंच गया है ना, कि पार्टिकल किसी स्टैंड में यहाँ पे है तो इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सपोज एक्स हो गया, है ना, मीन पोजीशन में आपने एक्स इक्वल टू 0 ले लिया है ना, कि मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स हो गया। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये एफ आर जो है, एफ आर को ही हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली आपका रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज, है ना, एफ आर जो है दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि रिस्टोरिंग नहीं होगा तो ये वापस कैसे आएगा कि भाई पहले ये राइट वर्ड जाएगा फिर ये वापस आएगा फिर लेफ्ट वर्ड जाएगा फिर से वापस आएगा, तो वन साइकिल इसकी कंप्लीट होगी। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा इस दिस चीज में। पहली कंडीशन आपकी ये हो गई कि कहीं सर वो के है कि एक्स है सर? कौन सा एक्स है बेटा, एक्स, एक्स हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट एक्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स है, भले ही पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा होगा, मोशन का डायरेक्शन हो सकता है वेलोसिटी के राइटवर्ड हो रही होगी, लेकिन फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा, चाहे ये राइटवर्ड हो चाहे लेफ्टवर्ड हो, कहीं यहाँ भी होगा, है ना। तो यहाँ पे भी होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड ये रिस्टोरिंग फोर्स का एक्स के साथ रिलेशन होगा। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स,
है ना, कि रिस्टोरिंग फोर्स जो हो जाएगा वो एक्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्स इसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, कि भाई मीन पोजीशन से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। तो ये इसकी मेन कंडीशन है कि किसी भी ऑसिलेशन में अगर हम ये एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दें तो उस तरह के मोशन को वी कॉल इट एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ये पहले लिख लो। हाँ, मेन पोजीशन सेंटर पॉइंट है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट है मेन पोजीशन, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हम इसको बोलते हैं। भाई यहाँ पे फोर्स जीरो होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मीन पोजीशन में क्या होती है, जीरो होती है। उसके राइट या लेफ्ट में हमेशा एक फोर्स लगेगा जो कि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। जब मीन पोजीशन में होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये आपने कर लिया। तो ये जस्ट मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है ना। तो एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एसएचएम, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो क्या होगा, बेसिकली आपका एसएचएम होगा, है ना। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो तीन चीजें देखो आ गई यहाँ पे, कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपने, कि सपोज आपका ये कोई प्लेन है और ये इसकी कोई मीन पोजीशन है, और ऑसिलेशन जो हो रहा है वो हमेशा दो लिमिट के बीच में होता है, प्लस ए एंड माइनस ए, है ना। ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। ए को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एम्पलीट्यूड। तो जस्ट मैंने आपसे ये बोला है कि भाई किसी स्टैंड में ये तो एक्स इक्वल टू जीरो है, कहीं भी रहे, मान लो यहाँ पहुंच गए, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी राइटवर्ड हो सकती है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पूरा ऑसिलेट कर रहा होगा ना, तो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमेशा टुवर्ड्स द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, ये आपका है ना। तो पहली कंडीशन ये आ गई कि भाई कोई भी अगर एसएचएम है देन रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, है ना। और दूसरा मैंने बोला कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा अगर ये किसी एक्स पे पहुंच गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। और तीसरा ये होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तभी होगा जब कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं हो, है ना, कि देयर शुड नॉट बी एनी डेसिपेटिव फोर्स, बी एनी डेसिपेटिव फोर्स, डेसिपेटिव फोर्स like friction present, like friction, मतलब कोई फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन जैसी चीज होगी तो यहाँ फ्रिक्शन भी लग जाएगा ना, और फ्रिक्शन डेसिपेटिव का मतलब हो जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है ना। वो डैम्प ऑसिलेशन में तो हो सकता है, एक डैम्प ऑसिलेशन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल ऑसिलेशन में ऐसा नहीं होगा। तो तीन चीजें हो गई कि हमेशा मीन पोजीशन होगा, ये एक्स होगा, और कोई डेसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक एयर या इस तरह से, अदरवाइज तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका कम होता जाएगा। उसको हम बाद में पढ़ेंगे उस तरह के ऑसिलेशन को भी, दैट इज नोन एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन अभी सिंपल एसएचएम की अगर हम बात करें तो उसमें कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। इसी चीज को अगर मैं समराइज करूँ ना तो मैं जस्ट ये लिख दूंगा कि फॉर एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। ये आपका गया कि कोई भी अगर एसएचएम है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। इस माइनस का मतलब वही है कि फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इस नेगेटिव का मतलब है कि फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको फिर ये मीन पोजीशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ से आ जाएगा कि भाई एक्स अगर राइटवर्ड होगा तो फोर्स लेफ्टवर्ड होगा, और अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, एक्स अगर लेफ्टवर्ड आ गया, माइनस हो गया, तो फोर्स राइटवर्ड हो जाएगा। मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके जो फोर्स होगा वो अपोजिट होगा। इस माइनस का मतलब ये है। माइनस अगर आपने लिख दिया तो फिर ये दो स्टेटमेंट को मिला के ये चीज आ गई,
कि जो दो स्टेटमेंट अपने अलग अलग लिखा था उसको मिला के एक माइनस साइन लगा दिया मैंने। तो मेन कंडीशन आपकी यही आ गई कि रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस SHM, है ना? सर हाँ बताओ। वो पहले आपने लिखा था FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और यहाँ पे -x, तो वो दोनों अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होगा? नहीं नहीं, एक ही कंडीशन है दोनों, बस मैंने इसको स्केलर फॉर्म में लिखा था, मैग्नीट्यूड लिखा था, यहाँ हाँ सर। फॉर्म में लिख दिया है। दोनों एक ही चीज़ है ओके। ना, है ना? कि दोनों जो है यस। बिल्कुल सही है। SHM जो है, आइडियल SHM जो है वो नॉर्मली वो फिर वो आप समझ जाओगे, कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। बाय वैक्यूम में तो परफॉर्म कर ही सकते हैं, है ना? लेकिन वो आइडियल SHM एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़े बहुत तो डैम्ड होगा ही वो, है ना? तो ये इस तरह से डिसिपेटिव का मतलब जिसकी की वजह से एनर्जी लॉस होती है। रेसिस्टिव फोर्स मीन्स जिसकी वजह से एनर्जी लूज होती है, एनर्जी लूज करता है। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना? तो हीट तो चली गई ना, टेम्परेचर चेंज कर देता है, तो वापस से उसको रिगेन नहीं कर सकते हैं, है ना? कई एनर्जी को हम वापस से रिगेन कर सकते हैं, लाइक काइनेटिक एंड पोटेंशियल रिगेन होती रहती है आपस में। लेकिन फ्रिक्शन वाली एनर्जी एक बार हीट में कन्वर्ट हो गई तो वापस से हम उसको रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो जब रिगेन नहीं करते तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेसिपेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। हाँ, डेसिपेटिव फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, एक ही चीज है। वो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड मिला के है ना, हाँ, मतलब ये जो फर्स्ट -x है ना, वाली। इसी को अगर आपने मिला दिया तो माइनस साइन लगा दो तो फर्स्ट उसमें अपने आप आ जाएगा। एंड सर ये कंडीशंस आइडियल ऑसिलेशन के लिए है? आइडियल ऑसिलेशन के लिए SHM आइडियल ही होता है। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं तो आइडियल सिचुएशन ही है ना? वो आइडियल सिचुएशन के लिए हम पढ़ते हैं। बाद में इसमें थोड़ा सा हम अगर जब नॉन आइडियल लेंगे तो किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, दैट आई विल टेल यू। फिलहाल तो आप इसको लेके चलो। तो यही मेन कंडीशन है कि भाई कोई भी, दिस इज द कंडीशन फॉर SHM, है ना? कि कोई भी SHM तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर SHM कि कोई भी चीज SHM जब परफॉर्म करेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x, है ना? लाइक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM परफॉर्म करता है कि कोई भी अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इट परफॉर्म द SHM, है ना? कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या परफॉर्म करता है? बेसिकली आपका SHM। और एक ध्यान रखना, अभी जो हम SHM पढ़ रहे हैं ना, ये हम लीनियर SHM पढ़ रहे हैं, है ना? वी आर स्टडिंग द लीनियर SHM, है ना? कि यहाँ पे जो भी आप SHM पढ़ रहे हो, हम लीनियर SHM पढ़ रहे हैं। ऊपर में टाइटल आप डाल दो, क्योंकि SHM दो तरह का होगा। जब भी हम SHM की बात करेंगे तो वो दो तरह का होगा, तो लीनियर SHM की बात कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जस्ट आपका ये हो जाएगा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब भी हम बात करेंगे तो ये आपकी कोई स्प्रिंग, सर डेसिपेटिव का मतलब क्या बताया था आपने? बेटा जिससे कोई एनर्जी लूज करता है कोई चीज, नॉन कंजर्वेटिव लिख लो आप इसे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, जिसकी की वजह से एनर्जी हम वापस से रिगेन नहीं कर सकते हैं, वही डेसिपेटिव होता है। ये हम जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ये आपका आगे से। तो ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, है ना? किसमें क्या है बेसिकली आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, हाँ मैं भी बताता हूँ। लीनियर एंड एंगुलर सिस्टम की बात करते हैं वैसे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ लीनियर SHM, है ना? तो जैसे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये ब्लॉक आपने अटैच कर दिया, है ना? ये इसकी मेन पोजीशन है, अभी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, आपने इसको पुल किया और छोड़ दिया, ये प्लस A पे आ गया और आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये ऑसिलेट करेगा विद इन ए लिमिट, है ना? कि यहाँ से छोड़ा तो ये मेन पोजीशन में आएगा और फिर इसको इक्वल अमाउंट से कंप्रेस कर देगा, तो ये माइनस A हो गया। तो ये मेन पोजीशन थी, उसके बाद ये क्या करने लगा? SHM परफॉर्म करने लगा, है ना? कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर हम पुल करके छोड़ दें तो ये क्या परफॉर्म करेगा? बेसिकली आपका SHM, है ना? तो SHM नहीं बोल सकते, अभी हम बोलेंगे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ये टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है, टू एंड फ्रो का टाइप का मोशन है, मतलब ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन अबाउट मेन पोजीशन, है ना? अब SHM प्रूफ करने के लिए मैं बोलूंगा कि मान लो ये ब्लॉक किसी इंस्टेंट में यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसमें एक फोर्स लग जाएगा ना, स्प्रिंग फोर्स। तो इस केस में अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, है ना? और जो इस केस में स्प्रिंग फोर्स होगा,
इस केस में एक स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, कि अगर एक्स से ये डिस्प्लेस हो गया तो जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी माइनस के एक्स हो जाएगी, है ना। तो आप देखो स्प्रिंग फोर्स अगर माइनस के एक्स है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स आ गया, है ना। मीन्स स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होगा, जैसे आपने ये बोला, मतलब हम बोलेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम परफॉर्म एसएचएम, परफॉर्म एसएचएम ऑन स्मूथ सरफेस, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो बॉटम सरफेस आपने लिया है कैसा लिया है, बेसिकली आपका स्मूथ लिया होगा, है ना। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम। तो जब भी कोई चीज किसी मोशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो मोशन एसएचएम हो जाता है किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में। किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये मोशन क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा, राइट। आप इसको लिख लो पहले, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड शो करता हूँ। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो एसएचएम परफॉर्म करता है। है ना। नाउ आई शो द प्रीवियस स्लाइड, जस्ट राइट इट डाउन। सर मतलब हम लोगों ने उसमें जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था उसको बोला कि इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम बिकॉज उसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स है और स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग है और वो मीन की तरफ है, इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए। तो फिर हम लोग को इसमें ये कैसे पता चला कि देयर इज नो डिसिपेटेड फोर्स प्रेजेंट? वो उसके लिए कंडीशन दी होगी आपको कि भाई जो भी चीज है हमने स्मूथ सरफेस ले लिया है ना, ये सरफेस ठीक है। स्मूथ है, ओके। स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा ना, फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्रिक्शन होता तो फिर तो आप ये भी नहीं बोलते ना, क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग फोर्स थोड़ी होता, फिर तो फ्रिक्शनल फोर्स भी होता, फिर तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लेते ना आप यहाँ पे, तो ये चीज थोड़ी आती, यही चीज फोर्स नहीं प्रेजेंट होता, फिर उसमें फ्रिक्शन का भी एलिमेंट आ जाता है ना? ये आप आ जाएगा, है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि इसका इंडायरेक्टली मतलब हो जाएगा ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। जब भी कोई एसएचएम होगा तो वहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, लाइक स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होने चाहिए आपके, है ना? तो आपका ये जस्ट आपने लिख लिया, है ना? तो आपका आगे से। तो मेन चीज आपकी यही आ गई कि आप इसी से चेक करते हो, है ना, कि आप जो चेक करते हो सिर्फ आपकी इसी से चेक करते हो, है ना। ये आपने लिया इस तरह से, और ये आपका कैसे इसी से चेक करते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये हो रही है तो मोशन कैसा होगा, बेसिकली आपका एसएचएम होगा, लाइक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। अब हम आ जाते हैं कि इसी में थोड़ा सा मैथमेटिकली अब एनालिसिस करते हैं। और एक चीज और भी है कि जो एसएचएम पढ़ते हैं ना, ये दो तरह का एसएचएम होता है। एक तो होता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज ए लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, और दूसरा होता है एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, है ना। तो जो लीनियर एसएचएम होगा, है ना, हाँ इलास्टिसिटी में भी हो जाएगा, इलास्टिसिटी में भी एसएचएम होता है, अगर कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है तो एसएचएम हो सकता है। जो लीनियर एसएचएम होगा दिस इज द टू एंड फ्रो अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि जब भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली आपका लीनियर एसएचएम। और एंगुलर एसएचएम का मतलब हो जाएगा टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए गिवन एक्सिस, टू एंड फ्रो मोशन
राइट, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। तो जब भी किसी एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है तो दिस इज नोन एज एंगुलर एसटीएम। एंगुलर एसटीएम का जस्ट मतलब हो जाएगा जो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है ना, ये आपका एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोशन टू एंड, है ना। तो ये एंगुलर एसटीएम हो गया, ये लीनियर एसटीएम हो गया, है ना। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग द लीनियर एसटीएम, है ना, कि यहाँ पे जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग द लीनियर एसटीएम। एंगुलर एसटीएम इसके बाद पढ़ते हैं इसमें लीनियर। सो हाँ बताओ। सो हाँ बोलो। आपने वो लीनियर मोशन में सेकंड लास्ट वर्ड क्या लिखा है डेफिनेशन में? टू एंड फ्रो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, कि जो चीज है दैट इज द टू एंड मोशन फ्रो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको आप ऐसे लिख लो प्रॉपरली थोड़ी, है ना, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। और टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एन एक्सिस होता है तो वो क्या होता है, एंगुलर एसटीएम। तो अभी हम लीनियर एसटीएम पढ़ रहे हैं। तो लीनियर एसटीएम में कुछ नहीं है, सबसे पहले तो कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, है ना, कि रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो हम एक कोई जनरल कांस्टेंट लगा सकते हैं, एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। और के ध्यान रखना, अब स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है ना, ये कोई भी जनरल कांस्टेंट है ना। ये तो स्प्रिंग वाला केस तो इसका एक स्पेशल केस है। तो ये माइनस के एक्स आ गया। सेकंड स्टेप में हम यहाँ से एक्सलेशन निकाल लेंगे कि अगर फोर्स पता है तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सलेशन। तो एक्सलेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास जो होगा वो माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, कि माइनस के बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एक्स हो जाएगा। तो वही चीज है कि जो कंडीशन फोर्स की होगी वही कंडीशन एक्सलेशन की भी होगी, ये दोनों चीजें तो सेम ही होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म आता है, तो अभी आप इस टेक्निकल टर्म्स को ना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखते जाओ। जब आप इसमें जब इसका रिलेशन पढ़ोगे ना एसएचएम का सर्कुलर मोशन के साथ, तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप उसको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी अपने ट्रैक से डेविएट हो जाएंगे हम इसमें। तो ये जो ये एक कांस्टेंट टर्म आया है माइनस के बाई एम, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, है ना, कि ये जो टर्म होता है हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, है ना। जो एंगुलर वेलोसिटी जैसे सर्कुलर मोशन में होती है वैसे एसएचएम में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका, ये बेटा एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम, है ना। एंगुलर एसएचएम का क्या होता है बेसिकली आपका एग्जांपल होता है, ये आपका गया। तो एक टर्म आपने डिफाइन किया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखते हैं रूट ऑफ के बाई एम, है ना। और ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। तो जो एक्सलेशन का रिलेशन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जब भी कोई एसएचएम होता है तो जो एक्सलेशन की वैल्यू होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, जो कि इस केस में रूट के बाई एम के इक्वल है ना। और एक बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया तो हम एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सर वो एक्स लिखा है ना? कहाँ पे? हाँ एक्स है, ये एक्स है, यहीं पे ये वाला एक्स जो एक्स है वही चीज़ तो आ गई ना। इस टर्म की जगह पे आपने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कि अगर कोई भी एसएचएम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिनोशन W है ना? ओमेगा, ओमेगा, अच्छा ओमेगा, ओमेगा होता है बेटा, डब्ल्यू नहीं होता है ना। ये जो डिनोशन है वो ओमेगा होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिख लूँ तो ए इक्वल टू ये आ जाएगा, है ना, ये चीज आ जाएगी। ए इज द एक्सलेशन बेटा, यूजुअल मीनिंग में पूछो मत ना बेटा, यूजुअल चीज जो होती है ए आपने लिखा, एक्स लिखा, ये सब चीजें पता होती है। अब ये चीज कोई पूछने वाली थोड़ी है। ए इज द एक्सलेशन, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज नोन एज ए एक्सेलरेशन। ए एक्सलेशन है, फिर फोर्स को मास से डिवाइड करके जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका एक्सलेशन भी तो होगा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, बेसिकली आपका एक्सलेशन भी होगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेसिकली आपका
है ना, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना, ये आपने कर लिया। तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, और एक बार ओमेगा आ गया तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि पूरा एक जो साइकिल होगा ना, जैसे कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। वन साइकिल का मतलब ये हो गया कि जैसे मीन पोजीशन में थी, मीन पोजीशन से पहले ये लेफ्ट गई, फिर ये टर्न होके राइट आई, फिर से मीन पोजीशन पे आ गई, लेकिन ये एक साइकिल नहीं हुआ अभी, ये तो हाफ साइकिल हुआ, फिर ये लेफ्ट जाएगी ऐसे, और फिर वापस टर्न होके अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, तो वन साइकिल विल कंप्लीट। तो इस वन साइकिल का जो टाइम होता है वो 2 पाई ओमेगा, तो कुछ नहीं है, आपने मेन कंडीशन ये वाले सेटिस्फाई की, इससे आपका एक्सलेशन आ गया कि एक्सलेशन का एक्स के साथ भी रिलेशन होगा, और एक बार अगर आपको ओमेगा पता है तो ओमेगा से हम क्या निकाल सकते हैं, एसएचएम का टाइम पीरियड। तो सेकंड चीज तो आप है ना, वो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखा है ना? हाँ 2 पाई ओमेगा है, टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, है ना, टाइम पीरियड बाई जो 2 पाई ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब एक चीज आ गई, जैसे ये जो इक्वेशंस था, है ना, इसी को थोड़ा सा मैं डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, इसी इक्वेशन को, बेटा रोटी है इसमें इतना क्या समझने वाली बात है, डोंट अंडरस्टैंड, रूट के बाई एम ही है ओमेगा की वैल्यू। थर्ड में आ गया, है ना, कि भाई ये आपने लिख लिया, थर्ड में आपका आ गया इस तरह से कि ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं, है ना, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ए को मैं लिख सकता हूँ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये तो होते ही है ना, एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सलेशन आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या चैट करते हो यार आप लोग, है ना, ये आपका कैसे। इसके बाद आप लेफ्ट चले जाओगे तो यहाँ से आपका ये आ गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम लेफ्ट पे ले गए, तो ये आपका हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो ये एक इक्वेशन आ गई, है ना, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कि भाई इसी चीज को, ये कोई अलग चीज नहीं है भाई, फर्स्ट स्टेप से सेकंड आ गया, सेकंड को ही डिफरेंट फॉर्म में लिखा तो ये आ गया, है ना। तो ये जो इक्वेशन आ गई है, दिस इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, पहले आप इसको लिख लो, जस्ट राइट इट डाउन। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, But W here is angular velocity, right? हाँ उसी का इक्विवेलेंट टर्म, एंगुलर वेलोसिटी का इक्विवेलेंट टर्म जो होता है एसएचएम में, उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब आप रिलेशन पढ़ोगे ना दोनों में कि सर्कुलर और एसएचएम में क्या रिलेशन होता है, तो आपको ओमेगा का मतलब समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट आप ऐसे लिख लो, Okay, sir. है ना, अभी जस्ट आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम देना, एंगुलर वेलोसिटी मत लिखना। तो यूनिट भी इसकी वही होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी जो यूनिट होती है ये रेडियन पर सेकेंड ही होती है। Okay, sir. इक्विवेलेंट टर्म, चलो ये आपका आ गया। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर, अभी आपने आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसी को आगे पढ़ते हैं कि भाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ये जो चीज होता है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, कि ये जो चीज होती है क्या होती है बेसिकली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। और इसका मतलब ये होता है फॉर, है ना, एनी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स टू रिप्रेजेंट एसएचएम, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स अगर एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रिप्रेजेंट एसएचएम, है ना, एसएचएम इट शुड satisfy differential equation, differential equation of SHM, ये आपका है ना, कि for any function of x to represent SHM
इट शुड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कि अगर कोई भी x का फंक्शन दिया हुआ है आपको, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको दिया हुआ है, तो आपको कैसे पता है कि एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये एसएचएम को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो एसएचएम को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हम ये जानते हैं वैसे मैथमेटिक्स में तो क्या होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो मेथड नहीं जानते हैं। हम यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ कि भाई इस तरह से अगर इक्वेशन कोई है तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना होगा, है ना? तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होता है, तो हम बोलते हैं कि जो ये फंक्शन होगा अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है देन फंक्शन शुड बी साइन और कॉस। ये जो फंक्शन होगा फंक्शन शुड बी साइन और कॉस फंक्शन, साइन और कॉस फंक्शन। कि कोई भी साइन या कॉस फंक्शन के फॉर्म में होगा तो इसको ये क्या कर सकता है, बेसिकली आपका सेटिस्फाई कर सकता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो एसएचएम की होती है वो ये होती है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज सिंपल सर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कि एसएचएम की ये जनरल इक्वेशन होती है ना? बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे क्यों एसएचएम है ये, लेकिन फिर बार सब सिंपल से आपने बोला सर वो ओमेगा टी प्लस क्या लिखा है? अभी मैं सब बता रहा हूँ कि कोई भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि कोई भी फंक्शन x का है, तो x का फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। कई फंक्शन में आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये फंक्शन साइन या कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तभी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम को। तो मैंने लिखा कि ये चीज इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो मैंने लिखा x a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है मैंने एक, ये जो सिंबल होता है दिस इज द सिंबल ऑफ फाइव, है ना? फाइव लिखा है मैंने इसे, है ना? तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर सकती है। भाई मैं प्रूव भी करूंगा कि कैसे इसको सेटिस्फाई करेगी ये, लेकिन फिलहाल तो हम इसको इसके टर्म्स जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो हैं क्या। तो x के बारे में तो हम जानते ही हैं, x जो है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना? एट टाइम t। भाई किसी भी t टाइम पे मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया। व्हाट इज a? a क्या होता है इस इक्वेशन में? व्हाट इज a? a इज द एम्पलीट्यूड। ये जो होता है क्या होता है, बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। x की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। जो साइन के अंदर ये पूरा एंगल होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन के अंदर हमेशा कोई चीज एंगल ही तो होगी, इसको हम बोलते हैं फेज। फेज का मतलब एंगल ही ले लो आप यहाँ पे, दिस इज नोन एज ए फेज। ओमेगा अभी आपने बोला है कि ओमेगा इज सिंपली डिफाइंड एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? अब इसमें टी तो टाइम है ही, है ना? किसी टी टाइम पे ही तो एक्स निकालना है आपको, इससे हर टी टाइम पे एक्स आता जाएगा। ये जो फाइव होता है इसके बारे में और भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वैसे अभी भी आप जान लो दिस इज नोन एज ए इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको नहीं मिल पा रही है, वो मिलेगी आपको, है ना? वेट फॉर सम टाइम्स, सब एक स्टेप वाइज आता है। इसको हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, है ना? इसका पर्पस ये होता है, इनिशियल फेज एंड फेज कांस्टेंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, है ना? कि रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ, है ना, बॉडी एट t इक्वल टू 0। कि भाई t इक्वल टू 0 में कहां से आपने सिस्टम स्टार्ट किया है,
है ना। तो अगर t इक्वल टू 0 पे अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूं, मतलब मीन पोजीशन से आप एसएचएम स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो उस केस में इनिशियल फेज की वैल्यू 0 होती है। लेकिन t इक्वल टू 0 पे अगर x की वैल्यू मैं प्लस ए ले लूं, मतलब एक एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस केस में इनिशियल फेज की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है, π/2 है ना। तो इनिशियल फेज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप यहाँ 0 भी ले सकते हो, π/2 भी ले सकते हो, π/4 भी ले सकते हो, कुछ भी, है ना। तो इसलिए तो मैंने देखो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन या कॉस फंक्शन दोनों हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख तो साइन रहा हूँ, तो कॉस में चेंज हो जाएगा ना, अगर इनिशियल फेज में π/2 पुट कर दूं यहाँ पे, तो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस के टर्म्स में भी एसएचएम की इक्वेशन आ सकती है ना। तो ये डिफरेंट टर्म्स का मतलब क्या आप थोड़ा है ना, ये डिफरेंट टर्म्स का क्या है बेसिकली आपका मतलब है। हाँ पाई भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ये जो फाई जो है वो 180 डिग्री भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है एंगल, वो मैं बताऊंगा आपको मैं, है ना। इसके लिए हम फेजर एनालिसिस पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी द फेजर एनालिसिस, थोड़ा लेटर आएगा उस चैप्टर में, तो आप इसके बारे में और भी समझ जाओगे इसका मतलब क्या है ना? तो ये इसका मतलब है कि एक्सेस द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना, ये आपका जाएगा। नहीं, इसी को जनरल इक्वेशन लिख लो, कॉस की कोई जनरल इक्वेशन नहीं होती है, जनरल इक्वेशन साइन के फॉर्म में हम लेते हैं, अगर फाई हम चेंज कर देंगे, फाई की जगह π/2 लेंगे तो अपने आप एक कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। एक रेफरेंस हम इसी को लेके चलते हैं, है ना, रेफरेंस जो होगा वो साइन वाला ही होता है, रेफरेंस जो होगा वो साइन वाला ही होता है, ये आपका जाएगा। सर x इक्वल्स टू -a के लिए भी π/2 ही देंगे या माइनस होगा? नहीं, -a के लिए -π/2 हो जाएगा ना, ओके सर। या वो 3π/2 हो जाएगा, बताऊंगा मैं आपको, ये सब समझ जाओगे आप। पहले आप इसको दे ही दोनों अभी लिख लो, नहीं तो अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। सर रिप्रेजेंट के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन में? रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 0। ओके सर। जो इनिशियल फेस है व्हाट इट डज रिप्रेजेंट, कि बॉडी t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे लिया आपने, अगर हम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे लेते हैं तो उसका इनिशियल फेस 0 होगा, अगर यहाँ लेते हैं तो π/2 होगा, तो इस तरह से आएगा, ओके सर। है ना। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि भाई एसएचएम की इक्वेशन कैसे होगी, कि भाई ये चीज जो है ये क्यों कैसे इस सब चीजों को सेटिस्फाई कर रही है ना, किस चीज को सेटिस्फाई करेगी तभी तो होगा। तो आप देखो कि हर चीजें लिंक्ड है ना, जो मेन कंडीशन है उससे ये आ गया है, और इसी का डिफरेंट फॉर्म ये चीज है, मतलब कोई भी चीज अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो रिवर्स ऑर्डर में जाए तो वो कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी ना, क्योंकि अलग चीज थोड़ी है कि इससे आपका ये आ गया एक्सलेशन, और एक्सलेशन को ये डिफरेंट फॉर्म में आपने ये लिख दिया है। तो कोई भी फंक्शन अगर एक्स का इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इनडायरेक्टली इसको भी कर रहा होगा और इनडायरेक्टली इसको भी कर रहा होगा, मतलब वो एसएचएम होगा। तो इसी को हम ऐसे टेस्ट रखते हैं कि भाई एसएचएम का ये टेस्ट है कि एसएचएम अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो एसएचएम को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो मैं देखता हूँ कि रिप्रेजेंट करता है नहीं करता है, मैंने तो जस्ट लिख दिया इक्वेशन ये होता है, मुझे पता था इसलिए, है ना। बाद में जब हम फेजर एनालिसिस करेंगे तो इक्वेशन ये कैसे आई वो भी आप जान जाओगे, लेकिन फिलहाल मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि भाई ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? तो हम इस तरह से कर सकते हैं whether it is representing SHM or not, है ना। तो भाई किसी भी SHM को तभी रिप्रेजेंट करेगा कोई भी फंक्शन जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू 0। आपने बोला ये सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे चेक करना है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने dx बाई dt, तो आई एम यूजिंग द चेन रूल टू डिफरेंशिएट इट, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा एक बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx बाई dt की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये आपका आ जाएगा, है ना, कि ओमेगा a इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। एक बार और करना है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो भाई, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं और यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या दोनों का सम 0 आ रहा है? देखो आप, है ना, इन दोनों का सम क्या 0 आ रहा है पुट करने के बाद, है ना। ऑफ कोर्स 0 ही आएगा, है ना, 0 ही तो आएगा भाई। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला टर्म है, जब x को पुट करेंगे वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके क्या आ जाएंगे बेसिकली आपके 0 आ जाएंगे, है ना। तो मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्म है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो मतलब कोई भी पार्टिकल का मोशन अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा होगा तो एसटीएम को रिप्रेजेंट करेगा। कि किसी भी पार्टिकल का एक्स अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली आपके एसएचएम को, है ना। तो सिंपल सा ये, कोई भी जैसे आपसे पूछा गया कि ये रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो। अगर वो सम दोनों का 0 आ जा रहा है मतलब कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है मतलब एसटीएम को नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो चीज है ये एक्चुअली वेलोसिटी तो हो जाएगी। यहाँ से अगर हम आ जाए यहाँ पे तो dx बाई dt वेलोसिटी तो होती है, तो एसएचएम का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब देखो सिंपल सा ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। ऐसा जैसे ये जो चीज है ये चीज है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ x चेंज हो रहा है, और ये जो चीज आ गई है v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी प्लस 5, है ना। ये जो चीज होगी ये आपकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगी। कि अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम साइन है तो वेलोसिटी कॉस के हिसाब से चेंज होगा, और ये जो चीज है ये एक्सलेशन हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव एक्सलेशन ही तो होता है, तो एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसकी वैल्यू ये आ गई ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आई जस्ट राइट इट फॉर सिमेट्री, है ना, कि भाई जो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है एसएचएम का वो ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये चीज आपका x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, और दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एक्सलेशन आ गया, है ना। दिस इज द एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी कोई एसएचएम होगा ना तो ये मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन होता है, क्योंकि एक्सलेशन भी टाइम के साथ चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, एक्सलेशन भी चेंज होता है। तो एसएचएम इज, है ना, ए नॉन यूनिफॉर्म राइट एक्सलेटेड मोशन, एक्सलेटेड मोशन होता है ना, कि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन नहीं है, क्योंकि एक्सलेशन भी टाइम के साथ क्या होता है बेसिकली आपका चेंज होता है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसमें हम कोई भी इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज नहीं कर सकते, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारी चीजें तो यूनिफॉर्म में यूज होती है ना। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो आप, जैसे व्हाट इज द ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो ये ओमेगा ए क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस ओमेगा ए। जैसे x की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा ए किसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ओमेगा ए हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, क्योंकि कॉस वाला टर्म जब 1 हो जाएगा तो ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी। और सर कैसे आता है, हाँ कॉस कैसे आता है? बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस नहीं आ जाएगा, ओके सर। इसको डिफरेंशिएट करके कॉस आ जाएगा। इसी को तो मैंने लिखा है, इसी को तो वेलोसिटी बोल दिया मैंने भाई, dx बाई dt तो वेलोसिटी होती है, तो इसी को वेलोसिटी लिख लिया। डबल डेरिवेटिव एक्सलेशन होता है तो कॉस फिर से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये ओमेगा ए जो होती है वी मैक्स होती है, वैसे ये जो ओमेगा स्क्वायर ए होता है दिस इज योर ए मैक्स, एक्सलेशन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया कि कोई भी एसएचएम जब होगा तो जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी ओमेगा ए हो जाएगी,
दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड जो भी ले लो आप इसमें, और ए मैक्स की जो वैल्यू होगी ये ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी। दिस इज योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ तो ये ध्यान रखना होता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब जब भी कोई एसएचएम परफॉर्म करेगा बॉडी, है ना, किस तरह से किसी प्लस ए और माइनस ए के बीच में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड इसका प्लस ए एंड माइनस ए है, और ये एक्स इक्वल टू 0 है ना। तो जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, जब बॉडी ये मीन पोजीशन पे होगी, चाहे वो राइटवर्ड जा रही है चाहे लेफ्टवर्ड जा रही है, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, कि राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड दोनों केस में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली आपकी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है ना, कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी मैक्सिमम, है ना। मीन पोजीशन में मैक्सिमम स्पीड से क्रॉस करता है, वी मैक्स, है ना, कि मीन पोजीशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होता है वो एक्सट्रीम पे होता है, ए मैक्स, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू ए होगी तभी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो इस एक्सट्रीम में ये मैक्सिमम होगा, ए मैक्स, है ना, कि जब भी कोई एसएचएम होगा तो मीन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और एक्सट्रीम पोजीशन में वी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में मोमेंटली रेस्ट पे भी तो होगा, v0 है ना, कि दोनों साइड में जाके इस तरह से क्या होगा, परफॉर्म करेगा। तो जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका एक्स टाइम के साथ इस फंक्शन से चेंज होना चाहिए। तो एक्स टाइम के साथ ऐसे चेंज होगा तो वेलोसिटी ऐसे चेंज होगा, वेलोसिटी ऐसे चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ऐसे चेंज होगा। तो ये 3 फंक्शन हमने डिफाइन किया, है ना। एकदम बहुत आसान सी चीज़ है ना, एक ही चीज़ बार बार अप्लाई होगी, है ना, इसको देख सकते हैं। सर जो अभी फिगर आपने निकाला वहाँ पे जी मैक्स मतलब क्या है? ए मैक्स बेटा, ए मैक्स, अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ए होता है, थोड़ा सा हाँ एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही है जो कि एक्सट्रीम पे होगी, है ना, एक्सट्रीम पे होगी, यस। तो आप आ गया। तो स्टार्टिंग में, है ना, आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है ना, कि स्टार्टिंग में अगर हम ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है इसमें, है ना। ये आपने जो लिखा था कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ तो 2-3 चीज़ें ही हैं, है ना, कि बेसिक्स में अगर इसके देखा जाए ना तो जस्ट आप, सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया जो आपने पहले दिया ना कि एक्सट्रीम्स पे v इक्वल 0 क्यों होगा? बेटा जब एक्सट्रीम से रुक के वापस भी तो आएगी वो, हाँ तो जब रुकेगी तो भी 0 हो जाएगा ना। जैसे कोई पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो मीन पोजीशन से किसी वी से क्रॉस हुआ, जब एक्सट्रीम होगी तो मोमेंटली यहाँ रेस्ट पे आएगी ना, ये इधर जा रही थी, तो अब इसकी डायरेक्शन अगर चेंज होनी है तो पहले उसको रेस्ट पे तो आना होगा, तो मोमेंटली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी ना ये, है ना, तभी तो वापस आएगी। जैसे किसी स्टोन को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 होता है, तभी तो फिर नीचे आता है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि दोनों एक्सट्रीम में v की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। बेटा ओशी के ही क्या है एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। ये कोई नहीं कि कहीं पे वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, है ना, कि वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, है ना, ये आपका जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम में, एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम है वहाँ पे, और यहाँ वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। तो मीन पोजीशन का मतलब तो इक्विलिब्रियम हो गया ना, इस मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फोर्स तो होगा ही नहीं कोई, अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा हम इसमें डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूँ आपको, है ना, इन चीज़ों को, तो हम बहुत ईजिली इसको पढ़ सकते हैं,
इस तरह से आपका। तो वो डायग्राम दिखा सकते हो प्रीवियस स्लाइड? अभी दिखाऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा सबको समराइज कर दूँ, है ना। कुछ नहीं था कि कोई भी अगर एसएचएम है तो पहला पॉइंट आ गया कि एसएचएम अगर ये है तो रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। इसी को यूज करके आपका ये आ गया, ए शुड बी इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। सब चीजें लिंक्ड है, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, और इससे आपकी एसएचएम की इक्वेशन आ गई। इसको सेटिस्फाई करने वाले इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहीं से आपने एक सिंपल चीज बोल लिया कि जब भी कोई चीज एसएचएम परफॉर्म करेगी तो उसका जो वी मैक्स होगा, जो कि इक्विलिब्रियम पे होगा, वो ओमेगा के इक्वल होगा, और जो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ओमेगा स्क्वायर ही होगी। और अगर एक बार आपको ओमेगा पता है तो वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पाई बाय ओमेगा। ये इस पूरी चीज की समरी है जो हमने आज पढ़ी। इसमें कोई फैक्चुअल चीज नहीं है, सब चीजें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आती हैं। ओके, तो ये जस्ट अपने किया। तो आज जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं और इसके बेसिस पे आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, है ना। और मैं प्रीवियस स्लाइड्स दिखा देता हूँ आपको जस्ट, सर एक सेकंड। है ना। यही मेन चीज़ है आज की समरी में, अगर हम समराइज करें तो यही चीज़ आपने पढ़ी है। ये वापस से लिखने की जरूरत है क्या? लिख लो, सही रहता है। ये फ्लो चार्ट है ना एक, कि क्या हाँ। फ्लो चार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मैं ऐसे समराइज करूँ तो उसको लिख लिया करो, लास्ट में वही काम आएगा आपको। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ना यस सर। आता है आपको, पूरा तो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सर प्रीवियस स्लाइड। हाँ, अभी शो कर रहा हूँ, So wait, कोई नहीं, उसको भी मैं शो करूँगा, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ओके, लास्ट पेज। देन एक्चुअली एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं, वो करवाने जरूरी है। ओके, है ना, ये आपका बेस्ट। तो आई शेयर द न्यूमेरिकल्स, है ना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे हमारा, है ना। वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। यू कैन गो फॉर क्वेश्चन। ओ यार, ये आप कर सकते हो। सर एक बार वो स्क्रीन दिखाइए ना। कौन सा स्क्रीन बेटा? अब मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन कर लो आप। हाँ सही है, देवेश ओसी, सही है आपका आंसर।
अथर्व, योर आंसर इज करेक्ट। रचिता, सही है आपका आंसर। श्रेया, सही है। सही है अंकुश, योर आंसर इज करेक्ट। सही है चेतना, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, मेनी स्टूडेंट हैज गॉट द आंसर। सो बहुत ज़्यादा इसको इंट्रोवर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा पूरे एसएचएम मैंने इसलिए तो बोला आसान चीज़ है ये। वैष्णवी सही है ना। आपको सिंपल सा एसएचएम में कंपेयर एंड सॉल्व है, एक ही स्टेप होती है। दिव्यानी, सही है आपका आंसर, है ना। यश, ईशा भी सही है आपका आंसर। भाई एक ही स्टेप का तो क्वेश्चन है पूरे, है ना। इसमें मैं एक चीज़ लिख दूंगा, कंपेयर एंड सॉल्व, इसलिए तो आसान चीज़ है, ना कोई फैक्चुअल है ना कुछ भी है। कंपेयर एंड सॉल्व, कंपेरिजन से ही सब कुछ कर लेते हैं इसमें। तो ये इक्वेशन दी हुई थी आपकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई रेडियन पर सेकेंड। और एक बार ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड ऑफ एसटीएम आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा ही तो होता है, तो 2 पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना ओमेगा स्क्वायर होता है, ये ओमेगा नहीं होता है, नहीं तो फिर गलत आ जाएगा आंसर। ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर होती है, कंपेयर करेंगे, बस दोनों को कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ गया पाई सेकेंड, जो भी एसएचएम होगा उसका टाइम पीरियड जो होगा वो पाई सेकेंड्स हो जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। साहिल सही आ जाएगा, रोशनी सही है आपका, विनल सही है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा करना ही नहीं होता है, पूरे एसएचएम में यही कंपेयर एंड सॉल्व, कंपेरिजन से ही सारा कुछ कर लेते हैं इसमें। हाँ, सोहम सही है आपका, ठीक है, ये कर लिया हमने इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं स्लाइड शो करूंगा। ये नहीं करना है अभी, ये थोड़ा सा और पढ़ने के बाद करेंगे। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। Aditi, your answer is correct. Divyesh, your answer is correct. दिवेश यूनिट लिख दिया करो यार। रचिता, योर आंसर इज करेक्ट। राई, सही आंसर है आपका। चेतना, सही है। दिव्यानी, सही है। समृद्धि, सही है। सारा, योर आंसर इज करेक्ट।
ठीक है, सही कर रहे हो आप लोग आंसर। हर्ष, योर आंसर इज करेक्ट, सही। हमेशा यूनिट भी लिखो यार, यूनिट क्या निकाल रहे हो, बिना यूनिट के तो पता नहीं चलेगा कुछ भी। सही है, सही आंसर बता रहा हूँ इसमें। तो मोस्टली स्टूडेंट ने सही आंसर बताया है। वो बता रहे हैं कि इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 मीटर होगा। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, है ना। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। गौतम, सही है आपका आंसर, है ना। कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मास इज गिवन, है ना। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू -50x। तो एसटीएम परफॉर्म करेगा तो ये कंडीशन तो होगी। एंड इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब मीन पोजीशन होगा, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये चीज तो है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये चीज आपने कंक्लूजन निकाली। अब यहाँ से लिखते हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू ये है, तो कई स्टूडेंट के यहाँ से ही निकाल लेते हैं, वो भी सही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर फोर्स दिया हुआ है तो आई राइट एक्सलेशन। एक्सलेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास हो जाएगी। -50 बाई मास की वैल्यू 0.5 इंटू एक्स आ गया, मतलब ये क्या आ गया? -100x। तो फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया आपने, फिर इससे कंपेयर कर दिया, इज इक्वल टू -ω² x से। तो जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपके आ गई, ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकेंड आ गई। दैट इज द ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। मतलब जो भी एसएचएम हो रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड है। एक तो चीजें आ गई। दूसरा इसने बोला है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा इंटू ए होती है। मतलब ओमेगा ए जो वेलोसिटी मैक्सिमम है ये 10 के इक्वल है। तो आगे ओमेगा 10 है, ओमेगा भी 10 के इक्वल है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10 बाई ओमेगा आ गई। तो 10 बाई 10 मीन्स सब चीज़ हम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, तो 1 मीटर आपका आंसर आ गया। जो भी एसएचएम होगा उसका एम्पलीट्यूड जो होगा 1 मीटर होगा। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एक कंडीशन से ओमेगा आ गया, इस कंडीशन से ओमेगा ए आ गया, एम्पलीट्यूड आपने निकाल लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपने थोड़ा सा बेसिक सॉल्व किया इसका। हाँ भेज दूंगा मैं ग्रुप पे दोनों क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आई विल सेंड इन द ग्रुप, है ना। आई विल सेंड दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप। तो आपका आगे इस तरह से। तो ये जस्ट आप थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड्स में दिखा देता हूँ आपको मैं। ओके ठीक है। सर हाँ बोलो। ये इसमें मैंने वो वेलोसिटी का नहीं लिया, बट मैंने एक्सेलरेशन से ही डायरेक्टली सॉल्व किया, तो वो भी चलेगा? नहीं, एक्सलेशन से डायरेक्टली कैसे करोगे आप? कर ही नहीं सकते आप। आपने एक फॉर्मूला दिया था, ए इज इक्वल टू W²। नहीं वो सही, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो मैक्सिमम एक्सलेशन का फॉर्मूला है। तो इसने तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है, मैक्सिमम एक्सलेशन तो इसने बोला ही नहीं है कितना होगा। ओके सर। है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ यही सही है। बाई चांस वो क्या होता है ना कि सिमेट्री डाटा है इसमें, तो कई बार कैलकुलेट वगैरह करने के बाद आंसर सेम आ सकता है। सर इसमें एक्स का वैल्यू 10 है ना, स्पीड? हाँ किसमें? सर वो मीन मीन पोजीशन का। हाँ मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू 10 है। ये जब ये ऐसा क्वेश्चन है आपका ये कि इस तरह से कोई पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए के बीच में, अब इसने ये नहीं दिया हुआ कि मैक्सिमम एक्सलेशन है कितना, लेकिन ये बोल रहा है कि जब मीन इस यहाँ पे क्रॉस कर रहा था ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ना। और इसके ऊपर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ, तो इससे सॉल्व करके आपका ओमेगा आ गया। और जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना, और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए होती है। ओमेगा ए की वैल्यू 10 दी हुई है।
तो उसको सॉल्व करके ओमेगा आ गया, ओमेगा 10 है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। ये जो एम्पलीट्यूड है ये मतलब +1 एंड -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। एम्पलीट्यूड इसका जो होगा वो 1 मीटर का होगा, मतलब 1 मीटर इधर जाएगा, 1 मीटर इधर जाएगा, है ना? तो उसको हम बात कर सकते हैं। तो इसी मेथड से सॉल्व करना होगा, है ना? तो नाउ आई विल शेयर, है ना बेटा। एसएचएम का जो मॉड्यूल है ना, उसका पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है, वो उसी में है, मॉड्यूल 4 में ही है ना, मॉड्यूल 4 में ही है ना। एसएचएम का भी जो मॉड्यूल है दैट इज इन मॉड्यूल 4, है ना। तो सेम मॉड्यूल 4 ही आपकी कंप्लीट होगी, आप मॉड्यूल 4 पूरा हो जाएगा आपका एसएचएम के बाद, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम एसएचएम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लेकिन इसको मत पढ़ो, कंसंट्रेट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। थैंक यू सर। हाँ, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। हाँ करेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप ग्रुप में एक बार लिख देना, मैंने एक बार ग्रुप में आप डाल दोगे तो मेरे को याद रहता है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। Yes, sir. Thank you. बाय बाय।